आज हम पंजाब टेक्स्ट बोर्ड 9th क्लास की जो फिजिक्स है उसके यूनिट नंबर 5 ग्रेविटेशन के एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अक्सर वीडियो के अंदर मैं बताता रहता हूँ, यहाँ पर जो नोट्स लिखा हुआ है, ये जो नोट्स है ये काफ़ी अर्से से जो टीचिंग एक्सपीरियंस है मेरा, उस टीचिंग एक्सपीरियंस के दौरान स्टूडेंट के जिस नोट्स के लिखने से स्टूडेंट्स के 100% नंबर आए, पूरे नंबर आए बोर्ड के अंदर, वो नोट्स मैं आपके लिए लिख रहा हूँ। तो लिहाजा आपने इसको सीरियस लेना है, आपने इसको याद करना है। जब मैं साइड चेंज करता हूँ तो आप पॉज करके इनको आप अपने नोटबुक के ऊपर नोट लिखना है। जब आप वीडियो को प्ले करते हैं तो आपके हाथ में नोटबुक और पेन होना चाहिए। हर चीज़ आपने यहाँ से नोट करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज क्वेश्चन 5.2। व्हाट इज मीन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन और व्हाट इज ग्रेविटेशन? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन किसे कहते हैं, या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की डिफिनीशन लिखनी है हमने। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को जस्ट ग्रेविटेशन या ग्रेविटी भी लिख सकते हैं। अक्सर पेपर में आते हैं डिफाइन ग्रेविटेशन या डिफाइन ग्रेविटी, ये वही ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। यूनिवर्स के अंदर देखो, ये एक स्पेस है, यहाँ पे सन है। सपोज सन के करीब बाकी 8 प्लेनेट यहाँ पर मौजूद है। प्लूटो को मिला के 9 प्लेनेट है। क्योंकि प्लूटो को काफ़ी अरसे से देखा नहीं गया है, इसलिए साइंटिस्ट अब 8 प्लेनेट काउंट कर रहे हैं। वैसे टोटल 9 प्लेनेट है हमारे निज़ाम शमसी में। तो अब स्पेस के अंदर देखो, ये खाली जगह है, नीचे से कोई सपोर्ट भी नहीं है, न ऊपर से कोई सपोर्ट है। तो ये बीच में स्पेस के अंदर ये जो 8-9 प्लेनेट और सन, बाकी बिलियंस ऑफ स्टार्स है, ऐसे सस्पेंड कैसे हैं? वो ऐसे सस्पेंड ऐसे हैं, वो इसलिए सस्पेंड है क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ। ये मार्कर है, अगर यहाँ से कोई इधर खींच रहे हैं, कोई ऊपर खींच रहे हैं, कोई इधर, तो साफ सी बात है ये बीच में सस्पेंड रहेगा। वैसा ही यूनिवर्स के अंदर हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को खींच रहा है, उसमें फोर्स ऑफ रिपल्जन नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ऑनली अट्रैक्टिव होती है, यानी कि वो फोर्स जिसके साथ यूनिवर्स के अंदर हर बॉडी दूसरे बॉडी को खींच रही है, या हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को खींच रहा है, उसमें हम भी आते हैं। आप और मैं, हम भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। 2 प्लैनेट्स हो या स्टार्स हो, वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जिस फोर्स के साथ यूनिवर्स के अंदर बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, उस फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी या ग्रेविटेशन कहते हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5.2। डू यू अट्रैक्ट द अर्थ और द अर्थ अट्रैक्ट्स यू? विच वन इज अट्रैक्टिंग विद अ लार्जर फोर्स, यू और द अर्थ? अर्थ को अट्रैक्ट कर रहे हैं या अर्थ आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं? और अर्थ आपके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगा रही है या आप अर्थ के ऊपर ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं? इस क्वेश्चन का आंसर अगर देखा जाए तो आपको कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन अगर आप अंदर से इसकी मीनिंग पे गौर करेंगे तो ये बहुत सिंपल, इसका आंसर बहुत सिंपल है कि 3 लॉ इसके अंदर इंक्लूड होता है। एक हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, दूसरा न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तीसरा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इन 3 लॉज की मदद से हम इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज बट अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का एक रिएक्शन है, यानी कि एक्शन और रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट है। ये भी आपको बात बता दूं, एक्शन और रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट है, बट वो डिफरेंट बॉडी पे एक्ट होती है। जब 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस 2 डिफरेंट बॉडी पे एक्ट होती है तो वो एक्शन रिएक्शन बन जाती है। सेम बॉडी पे लगती है तो वो एक्शन रिएक्शन नहीं होगी। तो यहाँ पर जो एक्शन रिएक्शन है वो डिफरेंट बॉडी पे लग रही है। एक आप है या एक हम है, एक अर्थ है, तो 2 बॉडी पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रही है। सो थर्ड लॉ के मुताबिक जितनी फोर्स हम ज़मीन पर लगाते हैं उतना ही फोर्स ज़मीन हमारे ऊपर लगाती है, बस। और इस यानी कि बोथ बॉडीज एग्जैक्ट इक्वल फोर्सेस ऑन ईच अदर। दोनों बॉडीज मीन्स हम और अर्थ सेम फोर्सेस एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं। और इसका आंसर आप न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से भी दे सकते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हमारे पास F इज इक्वल टू कैपिटल G
यह यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। यूनिवर्स के हर पॉइंट पर इसकी वैल्यू सेम है, इसलिए यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। m1 m2 डिवाइड बाय d स्क्वायर या r स्क्वायर, यह डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज है। दो बॉडी के दरमियान डिस्टेंस बढ़ेगी तो ये फोर्स कम होती है। अगर सपोज यह हमारे पास m1 सपोज हमारा मास है, m2 अर्थ का है, तो अगर हम ये तो g तो कांस्टेंट है, अगर हम डिस्टेंस को हम कांस्टेंट रखते हैं तो ये जो फोर्स है ये हमारा मास और अर्थ के मास के प्रोडक्ट के बराबर है। तो इसका मतलब ये है हमारा मास और अर्थ का मास भी फिक्स है। तो देखिए मास ऑफ अर्थ 6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 24 है। तो मैं सिंपलिसिटी के लिए मैं सपोज वैल्यू ले लेता हूं, हमारा जो है ना 1 है और अर्थ का 1 लाख है। सिंपलिसिटी के लिए मैंने अपनी तरफ से वैल्यू ली है, वो वैल्यू यहाँ पे लिखना नहीं है क्योंकि बेसिकली हमारा मास और अर्थ का मास 1 और 1 लाख नहीं है, हमने सपोज वैल्यू ली है। और ये आपको मालूम है कि हमारा मास से ज़मीन का मास बहुत ज़्यादा है। तो सपोज ज़मीन का मास 1 लाख है, हमारा मास 1 है, जी और डी कांस्टेंट है, तो ये जो दोनों मासेस का प्रोडक्ट है वो फोर्स के बराबर है। अगर ज़मीन ने हमारे ऊपर फोर्स लगाई है वो अगर हमने निकालना है तो क्या होगा, हमारा मास है 1, ज़मीन का मास 1 लाख, तो 1 को 1 लाख से मल्टीप्लाई करें, 1 लाख आया। तो मतलब 1 लाख किसकी वैल्यू है, जो ज़मीन ने हमारे ऊपर फोर्स लगाई है वो 1 लाख न्यूटन। अब हमने जो ज़मीन पे फोर्स लगाई है वो निकालना है, तो भी हम क्या करेंगे, हमारा जो मास है 1 है, ज़मीन का 1 लाख है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों सूरतों में 1 लाख आएगा। तो दोनों सूरतों में क्या है, फोर्स सेम आई। आप इसको यूं लिख सकते हैं, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज द प्रोडक्ट ऑफ masses of you and earth, hence the product of these two masses give the forces. Therefore both forces are same, यानी कि दोनों फोर्सेस दो मास के मल्टीप्लिकेशन से आ रहे हैं, तो दोनों मासेस की जो मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोडक्ट सेम है तो दोनों फोर्सेस सेम है। एज द प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस are both the forces is same। अब देखिए वो क्वेश्चन यहाँ पे नहीं बनता, फिर भी स्टूडेंट के माइंड में एक और क्वेश्चन आता है। अभी मैंने आपको कह दिया है कि अर्थ और हम एक दूसरे के ऊपर इक्वल फोर्स लगाते हैं। तो सपोज छत से कोई बंदा या दरख्त से या कोई बंदा गिर जाता है या कोई ऑब्जेक्ट गिर जाता है तो वो ज़मीन की तरफ आता है, यानी कि ज़मीन ऊपर क्यों नहीं जाती, यानी कि दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस से अगर वो अट्रैक्ट कर रहे हैं तो ज़मीन कुछ 50% डिस्टेंस ज़मीन आपकी तरफ मूव करना चाहिए, आप 50% डिस्टेंस आप ज़मीन की तरफ मूव करना चाहिए। ऐसा नहीं होता, ज़मीन अपनी जगह में ही होती है, बट हम जो है नीचे ज़मीन की तरफ गिर जाते हैं। तो स्टूडेंट के माइंड में ये क्वेश्चन अराइज होता है, तो ज़मीन जो है वो ज़्यादा फोर्स से हमें अट्रैक्ट कर रही है। अक्सर जो मटेरियल बाज़ार के अंदर अवेलेबल है उसके अंदर भी ये चीज़ें हैं कि ज़मीन ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है, तो ये कॉन्सेप्ट गलत है। देखो मैंने 2 लॉज के ज़रिए मैंने एक्सप्लेन किया है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस से सेम फोर्सेस से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन जो सवाल ये पैदा होता है कि अगर दोनों सेम फोर्सेस अट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम ज़मीन की तरफ क्यों गिरते हैं। तो
देखिए, हम ज़मीन की तरफ जाने का जो सवाल है वो ज़्यादा फोर्स लगने से नहीं जाता। देखिए, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो इसका मतलब है ना न्यूटन थर्ड लॉ आपको समझ आई, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन समझ आया है, और ना न्यूटन सेकंड लॉ की समझ आई। आंसर यहाँ तक कंप्लीट है। ये जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये जो आपके माइंड में जो एक कंफ्यूजन एक बात आएगी उसको मैं क्लियर करने के लिए मैं ये लिख रहा हूँ। तो इसको आपने आंसर के अंदर इंक्लूड नहीं करना, लेकिन आपने खुद समझना है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू ma। एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालेंगे तो F अपॉन m। जो मास ऑफ अर्थ है, एज मास ऑफ अर्थ इज इनफाइनाइट एज कंपेयर टू आवर मास, एज आवर मास। देखें, जमीन का मास इनफाइनाइट है हमारे मास से, तो जितनी फोर्स जमीन ने हमारे ऊपर लगाई है, हमारा मास तो बहुत कम है, तो वो जो जमीन ने हमारे ऊपर जो फोर्स लगाई है उसके जरिए हमारे अंदर एक्सेलरेशन पैदा होता है, तो हम जमीन की तरफ मूव करते हैं। एक्सेलरेशन पैदा करने का मतलब मूव करना। जबकि जमीन का मास हमारे मास से इनफाइनाइट है, जब ये मास ग्रेटर होगा तो एक्सेलरेशन कम होगा, यानी कि मास इनफाइनाइट तो एक्सेलरेशन जीरो। यानी कि जो हमने फोर्स लगाई है जमीन के ऊपर, उस फोर्स से जमीन का कुछ होने वाला नहीं है, यानी कि जमीन के अंदर एक्सेलरेशन पैदा नहीं होगा, क्योंकि जमीन का मास इनफाइनाइट है। देखो, जब ये इनफाइनाइट है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन और मास का कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो फोर्स लगा रहे हैं वो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि अब आपका जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो चुका होगा। एक्सरसाइज क्वेश्चन 5.4, व्हाट इज द फील्ड फोर्स। फील्ड फोर्स क्या है, यानी कि फील्ड फोर्स को डिफाइन करना है। फील्ड फोर्स, देखें, फील्ड फोर्स, अभी सपोज ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, दो बॉडी है, या जमीन एक बॉडी है, हम एक बॉडी है, या एक मैग्नेट और आयरन को भी ले सकते हैं। जमीन है, एक हम है, तो हम एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, यानी कि हमारे ऊपर जो जमीन और हम एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगा रहे हैं वो हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। हम जमीन के साथ टच हो या ना हो, दोनों सूरतों में फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमारे ऊपर एक्ट होती है। इसी तरह एक मैग्नेट ले लें, एक आयरन पीस ले लें, तो वो आयरन पीस टच हो या ना हो, थोड़ा सा फासले पर ये मैग्नेट उस आयरन पीस को अट्रैक्ट करता है। इसका मतलब वो आयरन पीस मैग्नेट से टच तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो मैग्नेट उसको खींच रहा है। तो वो फोर्स जो दो बॉडीज टच हो या ना हो, दोनों सूरतों में, टच हो या सेपरेट हो, दोनों सूरतों में वो फोर्स लगती है, उसको हम क्या कहते हैं, फील्ड फोर्स कहते हैं। जैसा कि ग्रेविटेशनल फोर्स जमीन से टच हो या ना हो, फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगती है, ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड फोर्स है, इलेक्ट्रिकल फोर्स फील्ड फोर्स है।